Okay. The question says there are two charges. The question says there are two charges, and who with 3 into 10 to the power minus 8 and minus 2 into 10 to the power minus 8, and they are located 15 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges does the electric potential is zero? आपको याद है हमने एक इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में. इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन किया था, देन व्हाट वी हैव डन इज कि अगर उस चार्ज के ऊपर दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो वो चार्ज किस पे रहेगा? वो चार्ज रहेगा आपका इक्विलिब्रियम पे रहेगा. लेकिन यहाँ पे आपको पता है, हियर यू नो दैट here you know that we are talking about electric potential. We are not talking about electric field, we are talking about electric potential. And they have simply asked us कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, उनके बीच में जो आपका डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर है. सपोज हम वो पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं, पॉइंट P. अगर उसका यहाँ से डिस्टेंस x है, तो यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 माइनस x हो जाएगा उसका डिस्टेंस. तो आपको पता है कि पॉइंट P पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा? VPA प्लस VPB के इक्वल होगा. VPA प्लस VPB. अब VPA क्या होगा आपके पास? KQ1 अपॉन x, और VPB आपके पास क्या होगा? माइनस KQ2 अपॉन R माइनस एक्स. माइनस क्यों? क्योंकि इस चार्ज के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे है -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम्स. So when you are going to join it, when you are going to join it and you are going to add them together, what is going to happen is k ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा Q1 अपॉन x माइनस Q2 अपॉन R माइनस एक्स विल बी इक्वल टू जीरो. क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि वो पॉइंट बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है आपका? जीरो होता है. तो व्हेन यू आर गोइंग टू पुट इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? के तो आपका क्योंकि कॉमन आ गया था, तो वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो Q1 अपॉन एक्स एंड माइनस Q2 अपॉन R माइनस एक्स विल बी इक्वल टू जीरो. तो ये जो माइनस Q2 अपॉन R माइनस एक्स है, इसको मैं दूसरी साइड पे ले गई. तो Q1 अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू Q2 अपॉन R माइनस एक्स. अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस x, सो यू क्रॉस मल्टीप्लाई देम और डायरेक्टली पुट द वैल्यूज हेयर. आपको पता है कि Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू आपके पास 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन x कितना है? x. एंड दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. ठीक है. अब इसमें अलग से माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इसका माइनस साइन ले चुके हो इस क्वेश्चन में. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपके पास 15 माइनस एक्स. तो 10 टू द पावर माइनस 8 एंड 10 टू द पावर माइनस 8 यहाँ पे क्या हो गए? कैंसिल हो गए. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x आ जाएगा. तो 45 माइनस 3x इक्वल्स टू 2x. तो 5x विल बी इक्वल्स टू 45. तो x will become equal to 45 upon 5 and answer is 9. मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में Q1 और Q2 के बीच में Q1 से अगर हम 9 सेंटीमीटर पे कोई चार्ज रखते हैं, 9 सेंटीमीटर पे रखते हैं, और Q2 से हम रखते हैं उसको 6 सेंटीमीटर पे, तो वहाँ पे जो नेट पोटेंशियल होगा, वहाँ पे जो नेट पोटेंशियल होगा, वहाँ पे जो नेट पोटेंशियल होगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो. द नेट पोटेंशियल इज गोइंग टू बी जीरो एट दैट पॉइंट. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेक्टा. हाँ जी, हाँ जी. हम्म. हाँ, आप डायरेक्टली भी ले सकते हो. वो डायरेक्टली भी ले सकते हो आप. जैसे एक को आपने x लिख के दूसरे को आप डायरेक्टली 15 माइनस एक्स करके भी कर सकते हो. नहीं, आप ये पूछ रहे हो कि आप पहले 15 माइनस एक्स ले लो और बाद में x ले लो.
हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा बच्चे? A rectangular hexagon of side 10 centimeter has a charge plus 5 microcoulomb at each of its vertices. एक हेक्सागन है। हेक्सागन क्या होता है? सिक्स साइडेड फिगर होती है। उसके हर साइड पे आपने एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। कितना है वो? 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ये तो बहुत ईजी है। आपको पता है सेंटर ऑफ द हेक्सागन, हेक्सागन की साइड आपको कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर गिवन है। अगर मैं इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर लूँ यहाँ पर, अगर मैं इसके डायगोनल्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लूँ, तो कोई मुझे बता सकता है कि इसकी जो ये लेंथ होगी, क्योंकि हमने सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, सारी लेंथ्स एक तो इक्वल होंगी। सबसे पहली बात, सारी की सारी लेंथ्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। पर हम ये लेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो सेंटर की चार्ज से लेके लेंथ होगी वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनीवन? वो लेंथ इक्वल होगी। तुम्हें समझ नहीं आया? हेक्सागन है। अगर हेक्सागन के आप सारे डायगोनल्स को ज्वाइन करते हो तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनते हैं सारे। ये 6 ट्राइंगल्स जो बनेंगे ये आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनेंगे। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं तो ये वाली साइड अगर आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है तो ऑब्वियसली सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा आपके पास? 10 सेंटीमीटर होगा। अब उसने हाँ, अब उसने क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि आपने हेक्सागन के हर एज पे एक चार्ज रखा हुआ है और अपने सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब आपको ये बात तो क्लियर है कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की तो कोई ज़रूरत हमें होती नहीं है। सेंटर, ठीक है, तो उसमें हमें सिर्फ ऐड करना है। अब ऐड भी किसको करना है? हर बार क्यू वाले पोटेंशियल को ऐड करना है। तो सारे पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम हो जाएंगे और नंबर ऑफ चार्जेस हैं कितने? 6 चार्जेस हैं आपके पास। देयर आर 6 चार्जेस। तो आप सिंपली क्या करोगे? जो भी आपका पोटेंशियल होगा एक चार्ज का, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मैं वी ओ ए निकाल लेती हूँ, सपोज ये वाला निकाल लेती हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास के इंटू क्यू अपॉन आर। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा जो इन सबको ऐड करके आना चाहिए वो 6 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर होगा, क्योंकि हर चार्ज से जो पोटेंशियल है इस क्वेश्चन में वो सेम है, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमारा वो भी क्या है? यहाँ पर सेम डिस्टेंस है हमारा। तो जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन आर। तो के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू कितना गिवन है आपको? 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्स। एंड आर आपके पास 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.1 मीटर। ठीक है, तो ये वाला भी 10 आप अगर ऊपर ले जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.7 into 10 to the power 6 volts. 2.7 into 10 to the power 6 volts. Now whatever we have done today, if I conclude that particular thing using a whiteboard, if I conclude it using a whiteboard, हमने पढ़ा कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। और जो पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से देर इज नो नीड टू कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। तो हम उसको जैसे सिंपल नंबर्स को ऐड करते हैं 1 2 3 4 5, हम पोटेंशियल को भी V1 V2 V3 V4 V5 करके हम उनको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम उनको बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हमें एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस Q2 Q3 Q4, तो आप इन सब के पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे विदाउट कंसिडरिंग द डायरेक्शन। फिर हमने देखा कि हमारे पास एक डायपोल था। डायपोल क्या होता है? जिसमें दो चार्जेस होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। और वो दो चार्जेस कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं? 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। क्यों 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं? ताकि हम जो डिस्टेंसेस मेजर करें वो उसके मिड से मेजर करें और वो मेजरिंग हमारी इजी हो जाए, क्योंकि ये 2a किस में डिवाइड हो जाएगा? a और a में डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इससे एक पॉइंट P लिया जो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे था?
x डिस्टेंस पे था। तो जो चार्ज a पे था उसका डिस्टेंस हो गया x प्लस a, और जो चार्ज आपका डायपोल का b के ऊपर था उसका डिस्टेंस हो गया आपके पास x माइनस a। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते थे तो हम सबसे पहले ये देखते थे कि टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट पे रखेंगे तो वो कहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा, वो उससे ऑपोजिट भाग जाएगा या वो उसके टूवर्ड्स आएगा। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होती थी तो हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को सब्ट्रैक्ट करते थे क्योंकि हमने डायरेक्शन को इंक्लूड करना था। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों के दोनों जो पोटेंशियल्स हैं यानी कि दोनों पोटेंशियल्स जो हैं के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए और के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए, हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और यहाँ पे क्यू जो है वो माइनस क्यू है, क्योंकि इस बार माइनस का यूज हमने डायरेक्शन में नहीं किया तो हम उसको एल्जेब्रिक एडिशन में यूज करेंगे। तो दिस माइनस विल कम आउट और आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए माइनस के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए। जब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर के क्यू कॉमन आ जाएगा और x माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए हो जाएगा ये, एंड x से x विल गेट कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा के क्यू माइनस टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्यू इंटू टू ए, ये जो होता है ये होता है डाइपोल मोमेंट, तो ये हो गया माइनस के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर मुझे ये न्यूमरेटर का माइनस हटाना है तो मैं डिनोमिनेटर को कैसे लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, के पी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो नीचे से माइनस जो होगा वो ऊपर वाले माइनस को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो ये जो आपका पोटेंशियल आया था ये किस में आया था आपके पास, ये पोटेंशियल आया था आपका एक्सियल लाइन में आया था, जब आप डायपोल पे एक एक्सियल पॉइंट कंसिडर कर रहे थे ऑन एन एक्सियल लाइन। और जब आप इक्वेटोरियल पे आए थे प्लस क्यू माइनस क्यू, आपको पता है इक्वेटोरियल पॉइंट उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है, तो ये दोनों जो डिस्टेंस थे, जो हाइपोटेन्यूज वाले डिस्टेंसेस थे वो इक्वल थे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसकी वजह से जब आपने इनको ऐड किया था तो एक प्लस क्यू था और एक माइनस क्यू था, तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया था आपके पास, जीरो हो गया था। तो इक्वेटोरियल लाइन का पोटेंशियल कितना हो गया आपके पास, जीरो हो गया। फिर आपने एक न्यूमेरिकल देखा, न्यूमेरिकल में भी आपके पास दो चार्जेस थे Q1 और Q2, जिनके बीच में डिस्टेंस कितना था 15। आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना था जहाँ पे आपका जो V है वो कितना हो जाए, जीरो। तो दोनों पोटेंशियल्स को V1 प्लस V2 को फॉर्मूला में पुट करके किससे इक्वेट कर दो, जीरो से इक्वेट कर दो, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, उस डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी जहाँ पे आपको पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन जो आपने देखा दैट वाज इन हेक्सागन, हेक्सागन के हर वर्टेक्स पे वी वर हैविंग अ चार्ज Q and the size of side of the hexagon was 10 centimeter. You were required to calculate the potential at the center. If I join all the diagonals, then this forms an equilateral triangle. So this distance was also 10 centimeter. So if I was able to calculate one potential and then I will be multiplying it with 6 according to the law of superposition, then I am going to get the total potential at the center of the hexagon. So this is what we have done in today's class.